तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय हित के बारे में। राष्ट्रीय हित ये आपको पता ही है, जैसा जो पिछले लेक्चर चले आ रहे थे उसी में ये अगला टॉपिक है। एमपीपीएससी मेंस के जीएस 4 यानी एथिक्स वाला पेपर जो है उसके पार्ट ए की यूनिट 2, इसमें ये टॉपिक मिलेगा राष्ट्रीय हित। इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल इंटरेस्ट। अब देखिए, राष्ट्रीय हित की जो अवधारणा है इसका मुख्य रूप से अध्ययन जो किया जाता है, या हम लोग कह लें कि इसका अध्ययन जो किया जाता है ये किया जाता है विदेशी नीति या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति, इसके संदर्भ में ही हम लोग राष्ट्रीय हित का अध्ययन करते हैं। अब राष्ट्रीय हित होते क्या है, तो पहली चीज तो ये अपन समझ लेंगे कि राष्ट्रीय हित को अपने समझने के लिए समझना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी अंतरराष्ट्रीय मामले भी राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करेंगे। यानी जब कोई भी देश विदेश नीति अपनी बनाता है तो उसकी मुख्य आधारशिला या उसका मुख्य आधार राष्ट्रीय हित ही होंगे। 1947 में आजादी के बाद दिसंबर में लोकसभा में जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया था तो उसमें यही बात कही थी कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला राष्ट्रीय हित ही होते हैं और भारत की भी जो विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हितों पर ही आधारित होगी, या राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना का ही लक्ष्य इसमें होगा, विदेश नीति का लक्ष्य। ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब राष्ट्रीय हित की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक विद्वान है पॉलिटिकल साइंस के मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय हित का सीधा अर्थ है उत्तरजीविता। उत्तरजीविता का मतलब अर्थात दूसरे देशों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखना। तो यहां एक चीज तो समझ में आएगी कि राष्ट्रीय हित का सीधा सा अर्थ क्या है, दूसरे देशों द्वारा अतिक्रमण। दूसरे देशों मतलब सीधी सी बात हो गई कि एक देश हमारा देश इसके राष्ट्रीय हित है और दूसरे देश, तो सीधी सी बात है कि मामला चला गया कहां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी इंटरनेशनल रिलेशन। अब दूसरे देश क्या कर रहे हैं, अगर वो अतिक्रमण करते हैं तो हमको रक्षा किसको करनी है, अपनी भौतिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को सुरक्षित रखना। ठीक है, यही बात कह रहे हैं मॉर्गेनथाउ। अच्छा, एक और विद्वान है जिनका नाम है लॉर्ड पाम्स्टन, इनका नाम शायद सुना होगा। ये ब्रिटेन के बहुत ही प्रसिद्ध विदेश मंत्री रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, विदेश मंत्री। इन्होंने क्या वक्तव्य दिया है कि किसी भी राष्ट्र के न तो शत्रु शाश्वत होते हैं और न ही मित्र शाश्वत होते हैं। अगर कोई चीज या अगर कोई तत्व शाश्वत है तो वो है राष्ट्रीय हित। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अभी हमारा कोई मित्र है और आगे चल के हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं इस मित्र के द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है तो हम इससे मित्रता त्याग देंगे। और किससे मित्रता कर लेंगे, अपने पुराने कोई अगर शत्रु भी है लेकिन अब वर्तमान में अगर उसके साथ मित्रता करने में हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है तो हम लोग उससे मित्रता कर लेंगे। समझ पा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, अपने राष्ट्रीय हित। कुल मिला के ये बात कर रहा है स्वार्थी होने की। हम लोग हो जाएंगे सेल्फिश, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये चल रही है यहाँ पे राष्ट्रीय हित का जो मेन कॉन्सेप्ट जो पॉम्स्टन ने दिया है वही है। और इसको देख भी सकते हैं हम लोग कि कई चीजें हैं, जैसे कि भारत अमेरिका के संबंधों की अगर चर्चा करेंगे हम लोग तो पहले आज से 15 साल या 15 साल ही ले सकते हैं, 10-15 साल पहले अमेरिका जो था उसका ज्यादा झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान को वो आर्थिक सहायता दे रहा था और कई तरह की सहायता अमेरिका से पाकिस्तान प्राप्त कर रहा था और उसका प्रयोग कर रहा था हमारे यहाँ अस्थिरता, अशांति फैलाने के लिए। ठीक है, तो भले ही अमेरिका हमारा शत्रु नहीं था लेकिन हमारे शत्रु का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। वर्तमान में अब देखिए परिस्थितियां चेंज हो गई। अब अमेरिका की मित्रता ज्यादा या ज्यादा झुकाव भारत की तरफ हो गया है। क्यों? क्योंकि दोनों के ही राष्ट्रीय हित एक दूसरे की मित्रता से पूर्ण हो रहे हैं। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय हित की अवधारणा, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं हम लोग के राष्ट्रीय हित के प्रकार कितने होते हैं। तो राष्ट्रीय हित के प्रकार, एक विद्वान है थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन, इन्होंने राष्ट्रीय हित के 6 प्रकार बताए हैं। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग ये 6 प्रकार कौन से हैं। देखिए, पहला है प्राथमिक हित। प्राथमिक हित का मतलब क्या है? किसी भी देश के ऐसे राष्ट्रीय हित जिनकी या जिनके लिए वो राष्ट्र कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेगा और इन हितों की रक्षा के लिए वो राष्ट्र युद्ध तक करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह के जो हित हैं वो आते हैं प्राथमिक हितों के अंतर्गत। तो प्राथमिक हितों के अंतर्गत अगर अपन सोचें कि क्या एग्जाम्पल लिया जा सकता है, तो सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता, ये ऐसे प्राथमिक हित हैं कि इसके लिए तो हम किसी भी देश से समझौता नहीं करेंगे और अगर बात आ जाएगी तो मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे या युद्ध कर लेंगे। तो ये हो गए प्राथमिक हित। अब अगले है गौड़ हित। जैसा नाम वैसे ही काम। गौड़ हित मतलब प्राथमिक हितों की तुलना में ये कम महत्वपूर्ण होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये हित है ही नहीं, गौड़ हित है, इसकी तुलना में कम है। मतलब राष्ट्र की ये इच्छा जरूर होगी कि इन हितों की पूर्ति भी की जाए, लेकिन इन हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्र किसी अन्य देश से युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के जितने भी हित होंगे ये कहलाएंगे गौड़ हित। जैसे अपनी संस्कृति का प्रसार करना, है ना, अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रयास करना, और समझेंगे इसको डीप में तो जैसे विदेशों में रहने वाले जो नागरिक हैं भारत के, उनकी सुरक्षा, अपने देश के राजनयिकों की स्वायत्तता निर्धारित करना, ये भी है, सुरक्षा के दायित्व में है, लेकिन ये इनकी तुलना में कम है। तो इस तरह की चीजें जो है ये आएंगी राष्ट्रीय हित के गौड़ हितों में। ठीक, अब अगली चीज है स्थायी हित। जैसा नाम वैसा ही इसका काम। स्थायी हित मतलब ये दीर्घकालीन हित होते हैं। दीर्घकालीन हित मतलब ये बने हुए हैं, बने रहेंगे आगे भी, और इनको बना के ही रहना है। इस प्रकार के हित कहलाते हैं स्थायी हित। जैसे भारत के संदर्भ में अगर बात करें हम लोग कि स्थायी हित क्या होंगे, तो शांतिपूर्ण ढंग से आर्थिक विकास करना भारत का, ये तो स्थायी हित है, अभी भी हो रहा है, आगे भी हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहें। तो ये हो जाएगा स्थायी हित कि ये बदलेगा नहीं, भाई आर्थिक विकास तो करना ही है, चाहे दुनिया कहीं भी चली जाए। तो ये स्थायी हित हो गया। अगला है परिवर्तनशील हित। परिवर्तनशील हित मतलब ये ऐसे हित होंगे जो समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहेंगे। आज कुछ और थे, कल कुछ और होंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे देखेंगे जब भारत आजाद हुआ है, स्वतंत्र होने के बाद भारत ने हमेशा से शुरुआत से निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। यानी वो चाहता है कि सभी देश जो है वो अपने हथियारों में प्रसार ना करें, उनको और ज्यादा विकसित ना करें, बहुत ज्यादा हथियार इकट्ठे ना करें, है ना। क्यों डर था भारत को? क्योंकि अगर सभी देश परमाणु संपन्न या बहुत ज्यादा हथियार वाले हो जाएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पे लग जाएगी और हमको बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो या तो हम अभी अभी उभरे हैं, हम विकास करें, या फिर हथियार खरीदें। एक तरफ तो हमको इतनी बड़ी जनसंख्या को पालना है, उनको शिक्षित करना है, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी करनी है। तो इसलिए हम लोग निशस्त्रीकरण के शुरू से हम लोग पक्षधर रहे हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत ही हमने देखा कि 47 में ही पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, है ना, फिर 62 में चाइना, फिर 65 में पाकिस्तान, फिर 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो अब हम लोग निशस्त्रीकरण के पक्षधर तो थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने परमाणु परीक्षण कर लिया। तो ये तो हो गए परिवर्तनशील कि वक्त और हालात, इन दोनों के आधार पर हमको अपनी नीतियां कुछ बदलनी पड़ेंगी। तो इस तरह के जो हित हैं ये परिवर्तनशील हित हो जाएंगे। चलिए, अब अगली चीज है सामान्य हित। सामान्य हित का मतलब है कि जनरल हित किसके लिए कैसे होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे कि लगभग सभी देशों के कुछ सामान्य हित होते हैं जो सभी के लिए समान है। इनको ही सामान्य हितों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे दुनिया के जितने भी देश हैं वो सभी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता हो, पर्यावरण संरक्षण किया जाए, सभी को खाद्य सुरक्षा मिलनी चाहिए या मिल जाए। तो इस तरह के जितने हित जो है ये सामान्य हित कहलाते हैं। सामान्य हित का मतलब सभी देशों के लिए है जो हित।
और अगली चीज है विशिष्ट। अब इसी से समझ जाएंगे सामान्य हित जो सभी देशों के लिए है, और विशिष्ट हित का मतलब है जो कुछ देशों के लिए हो। ठीक है, उनके हालात, उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके लिए वो हित है। और जो विशिष्ट हित होते हैं ये सामान्य हितों से ही उत्पन्न होते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा। विशिष्ट हित जैसे समझिए कि जो तीसरी दुनिया के देश थे, इन्होंने अपने लिए एक नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाया। ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, है ना। दो गुट में बटा हुआ था पूरा विश्व, एक तरफ था पूंजीवादी, दूसरे तरफ साम्यवादी। अब ये किस तरफ जाएं? और किसी भी ग्रुप में अगर ये जाते तो और इन दोनों के बीच में टकराव और शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। अब ये देश यानी कि तीसरी दुनिया के देश अभी अभी तो आजाद हुए हैं, पिंजड़े से निकले हैं। अब देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना है और कहाँ इन गुटों के चक्कर में फंस के लड़ाई झगड़े और शीत युद्ध में फंस जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने किसको अपना लिया, या तीसरी दुनिया के देशों ने एक नई आर्थिक व्यवस्था। तो ये उन देशों का यानी तीसरी दुनिया के देश जो उस समय आजाद हुए हैं 1950 के दशक के आसपास, उन सब देशों के लिए कुछ ये विशिष्ट हित थी, जो ये दो दुनिया जो थी पूंजीवादी और साम्यवादी, इनसे अलग। तो ये हो गए विशिष्ट हित। तो ये 6 प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं जो रॉबिन्सन के अनुसार बताए गए हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आएगा आपको तो आपको ये ही लिखना है, इन्हीं 6 का जिक्र करना है, चाहे वो 3 नंबर में हो, चाहे वो 5 नंबर में या दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, तो ये तो रॉबिन्सन के अनुसार हो गए। अच्छा, वस्तुतः राष्ट्रीय हित 2 प्रकार के माने जाते हैं। अब ये 2 प्रकार के कहीं ऐसा आएगा नहीं, ना तो कहीं लिखना है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए डायरेक्ट कहीं आ गया 3 नंबर में कि मार्मिक हित से आप क्या समझते हैं या अमार्मिक हित से आप क्या समझते हैं। देखिए, तो मार्मिक हित वही है जो आपने देखा है प्राथमिक हितों में और स्थायी हितों में। ठीक है, इसीलिए मार्मिक हितों को दीर्घकालीन हित भी कहा जाता है। जैसे स्थायी हित दीर्घकालीन है तो ये दीर्घकालीन है, देता हूं दीर्घकालीन, इसे दीर्घकालीन हित भी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? अब ये प्राथमिक हितों से किस प्रकार समानता रखते हैं? प्राथमिक हित में अपन ने क्या पढ़ा था कि ऐसे हित जिन पर कोई भी राष्ट्र कभी भी समझौता नहीं करता है और उन हितों की सुरक्षा के लिए युद्ध करने तक को तत्पर हो जाता है। सेम यही चीज है मार्मिक हित। राष्ट्र के ऐसे हित जिनसे राष्ट्र कभी भी समझौता नहीं करेगा और उनकी पूर्ति के लिए या उनके संरक्षण के लिए युद्ध तक को तत्पर हो जाएगा। उदाहरण के लिए वही राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता। ठीक, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अमार्मिक हित। अमार्मिक हित मतलब ये बात करेंगे गौण हितों की। अब ये दीर्घकालीन है तो इसको कर दीजिए तात्कालिक हित। ठीक है, यानी उस समय की परिस्थिति के अनुसार उस देश के लिए जो हितकर होगा वो सभी जो तत्व होंगे वो अमार्मिक हितों के अंतर्गत आते हैं। अमार्मिक हित जो हैं वो मार्मिक हितों की तुलना में कम महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि ये था। ठीक है, और अमार्मिक हितों की रक्षा के लिए कोई भी राष्ट्र युद्ध को तत्पर नहीं होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।